आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 1। इसके अंदर है शो टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंट। शो टाइटल का मतलब है कि इस एक्ट को किस नाम से हम जानते हैं। देन कमेंसमेंट मतलब किस तारीख से एक जो एक्ट है वो कानून लागू होता है। और एक्सटेंट मतलब भारत के किस किस पर्टिकुलर पार्ट्स पे ये एप्लीकेबल है। देन आता है सेक्शन 1 शो टाइटल। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी कानून को वैसे पढ़ते हैं तो यूजुअली उसके स्टार्टिंग में लिखा होता है शॉर्ट टाइटल। वैसे ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का भी जब हम सेक्शन 1 पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में यही चीज़ बताई है कि इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल है क्या। तो ऑफिशियली इस एक्ट को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 बोलते हैं। सो दिस इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट। देन आता है कमेंसमेंट मतलब कि किस तारीख से एक्ट जो है वो लागू होता है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1882। मतलब कि 1 जुलाई 1882 से कानून क्या होता है, लागू होता है। लेकिन उसके बाद ये जो चीज़ है ये आप स्टार्टिंग में नहीं पढ़ेंगे एक्ट के, लेकिन ये चीज़ जब एक्सटेंड पढ़ते हैं उसके अंदर मेंशन मिलेगी आपको। तो 1 जुलाई 1882 एक्ट वॉज एनफोर्स्ड एंड इट वॉज एक्सटेंडेड टू होल ब्रिटिश इंडिया। मतलब कि 1 जुलाई 1882 को ये लागू तो किया गया, लेकिन ये एक्सटेंडेड टू होल ब्रिटिश इंडिया। मतलब जहाँ जहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल था, ब्रिटिश इंडिया है, वहाँ पर ये एप्लीकेबल है। मतलब कि जो नेटिव स्टेट्स होती हैं, देसी रियासतें जो थी, उन पर ये एप्लीकेबल नहीं था। वहाँ पर डिस्क्रिएशन थे। वो डिस्क्रिएशन क्या थी वो हम एक्सटेंट में पढ़ेंगे। देन एक्सेप्ट बर्मा, बॉम्बे एंड पंजाब। ब्रिटिश इंडिया में भी बर्मा, बॉम्बे और पंजाब पर ये एप्लीकेबल नहीं था। और आज के टाइम में भी पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एप्लीकेबल नहीं है। आज भी यहाँ पर जो डिसीजन है वो किस बेसिस पे होते हैं, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस के बेस पे। जो जज कोर्ट है वो इसको रेफर कर सकता है एक्ट को, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है लीगली, क्योंकि यहाँ पंजाब के द्वारा इसको अडॉप्ट ही नहीं किया गया है अभी तक। तो देखिए अलग अलग तारीख पे अलग अलग जगह पर ये एप्लीकेबल हुआ। जैसे बॉम्बे में 1 जनवरी 1893, देन प्रोविडेंस सिंध में 1 जनवरी 1915, देन बर्मा 22 दिसंबर 1924, देन परगाना ऑफ मणिपुर एंड पंथ पिपलोदा 1929, देन दिल्ली दिसंबर 1926। और दिल्ली में भी क्या हुआ था, सेक्शन 120 जो 9 था वो एप्लीकेबल नहीं किया गया, पूरा का पूरा एक्ट एनफोर्स कर दिया गया। तो एक्सटेंड पढ़ेंगे अभी और समझेंगे कि कब कहाँ पर ये एप्लीकेबल किया गया, गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास क्या पावर है, और कौन कौन से जो सेक्शंस हैं आप उन्हें जो है अगर नहीं चाहते एप्लीकेबल करना पर्टिकुलर स्टेट में तो उसकी क्या मतलब सिचुएशन है। तो एक्सटेंट में उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। देन आता है एक्सटेंट। It extends in first instance to the whole of India, except the territories which immediately before the 1st November 1956 were comprised in Part B states or in the state of Bombay, Punjab and Delhi. But this act or any part thereof may be by notification in the official gazette be extended to the whole or any part of the said territory by the state government concerned. And any state government may from time to time by notification in the official gazette exempt either retrospectively or prospectively any part of the territories administered by such state government from all or any of the following provisions, namely section 54 part para 2 and 3, 59, 107 and 123। देखिए ये चीज़ तो आपको बिल्कुल क्लियर होगी पढ़ते ही कि अगर कोई भी स्टेट इस कानून को एप्लीकेबल करना चाहती है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन निकाल दे कि इस कानून को हमने एप्लीकेबल कर दिया, या तो कम्प्लीटली पूरी टेरिटरी पे कर दिया, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को अगर छोड़ना भी चाहें तो स्टेट की डिस्क्रिएशन है। उसके अलावा इसको रेट्रोस्पेक्टिवली भी कर सकती है और प्रोस्पेक्टिवली भी कर सकती है। लेकिन ये जो कानून है ये रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट में नहीं है ऑपरेशन में, लेकिन ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पे। दूसरा क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर इसको पार्टली एप्लीकेबल करती है तो क्या कर सकती है, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन नेमली। अब यहाँ पर बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट इसको एग्जम्प्ट कर सकती है एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय सच स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस। या तो कंप्लीट पूरे एक्ट को क्या कर सकती है, ना ही एप्लीकेबल करे, या फिर इन पर्टिकुलर जो सेक्शंस हैं इनको भी एप्लीकेबल ना करे और पूरे एक्ट को एप्लीकेबल कर दे, मतलब पार्टली इसको एप्लीकेबल कर दे।
तो ये भी पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। उसके अलावा लिखा हुआ है एक्सटेंट में, नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फोर गोइंग पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, सेक्शन 54 पैरा 2 and 3, 59, 107 and 123 shall not extend or be extended to any district or tract of the country for the time being excluded from the operation of the Indian Registration Act। अगर कोई चीज़ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट से अगर एक्सक्लूड कर रखी है तो वहाँ पर भी ये जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अंडर द पावर कन्फर्ड बाय द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द एक्ट और द अदरवाइज, क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेक्शन में मैंशनड है। सो अब ये समझिए, देखिए जब इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया और नेटिव प्रिंसली स्टेट्स दोनों एग्जिस्ट करती थी। नेटिव स्टेट्स और प्रिंसली स्टेट्स मतलब देसी रियासतें, जैसे कि हैदराबाद है, मैसूर है, कश्मीर है, तो ये सब देसी रियासतें थी। तो इनको या तो कंट्रोल कर लिया गया या ये अपनी मर्जी से मर्ज हो गए भारत के अंदर, या फिर इनको मर्ज कराया गया। तो ऐसी सिचुएशन थी। तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उन्होंने ब्रिटिश इंडिया में जो लॉज पहले से लागू होते थे, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, मतलब कि जैसे 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो जो ब्रिटिश इंडिया था तो ब्रिटिश इंडिया में कई कानून पहले ही बना दिए गए थे। जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी 1882 में था, तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे बना था। अब उनको एप्लीकेबल करना था। प्रोविंशियल जो स्टेट्स थी उन पर तो ये एप्लीकेबल था, लेकिन जो भारत में ये जो नेटिव स्टेट्स हैं, मतलब कि जो ये प्रिंसली स्टेट थी, ये देसी रियासतें थी जो भारत में मर्ज हुई, ये उनके ऊपर भी एप्लीकेबल करना था। तो ये चीज़ करनी थी। तो उसके लिए एक कानून था एक्स्ट्रा प्रोविंशियल जुरिडिक्शन एक्ट 1947, जिसके तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो ब्रिटिश इंडिया में जो कानून एप्लीकेबल थे वो इन स्टेट्स पे भी क्या कर दिए थे, एप्लीकेबल कर दिए गए थे। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है पार्ट बी स्टेट्स। अब पार्ट बी स्टेट्स का मतलब क्या है? पार्ट बी स्टेट्स का मतलब ये है कि जब इंडिया 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक बना तो जो पहले देसी रियासतें थी, मतलब नेटिव स्टेट्स थी, उनको ऑफिशियली इंडिया के अंदर मर्ज कर दिया गया, मतलब भारत का वो हिस्सा बन गए, और इनको एक स्पेशल नाम दिया गया, वो था पार्ट बी स्टेट्स। ठीक है। देन उसके बाद गवर्नमेंट ने दो इम्पोर्टेंट कानून री इम्पोज किए थे, एक मर्ज स्टेट लॉज 1950 एंड दूसरा पार्ट बी स्टेट लॉज एक्ट 1951। इन एक्ट्स के थ्रू जो कानून ऑलरेडी ब्रिटिश इंडिया में अप्लाई हो रखे थे, जैसे कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट, वो अब पार्ट बी स्टेट्स में भी ऑफिशियली लागू कर दिए गए। समझ में आ रही है कि जो ब्रिटिश इंडिया में ऑफिशियली लागू थे अब वो पार्ट बी स्टेट्स पर भी क्या कर दिया, ऑफिशियली लागू कर दिए गए। देन 1956 आया। अब देखिए 1956 में क्या हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसके थ्रू इंडिया की जो स्टेट थी उनका स्ट्रक्चर चेंज किया गया, उनको रीऑर्गेनाइज और उनको रीनेम किया गया। जो एरियाज मेंबर 1956 तक पार्ट बी स्टेट्स कहलाते थे उनको प्रॉपर इंडियन स्टेट बना दिया गया था। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 1 में पहले लिखा था एक्सेप्ट पार्ट बी स्टेट। क्या लिखा हुआ था? एक्सेप्ट पार्ट बी स्टेट्स। अब ये जो चीज़ लिखी हुई थी, जो फ्रेज थी, इसको चेंज कर दिया गया था, मतलब इसको हटा दिया गया था। मतलब पार्ट बी स्टेट पे अप्लाई नहीं होता था, लेकिन 1956 में एक स्पेशल गवर्नमेंट ऑर्डर आया, अडेप्टेशन ऑफ लॉज नंबर 2 ऑर्डर 1956। इसके थ्रू एक्सेप्ट पार्ट बी स्टेट्स वाला जो फ्रेज था उसको हटा दिया गया और एक नया फ्रेज से सब्सटीट्यूट कर दिया गया, क्योंकि अब जो ये पार्ट बी स्टेट अलग नहीं थे, अब ये भारत का हिस्सा हो गए थे। तो ये चेंज जरूरी था, क्योंकि पार्ट बी स्टेट जो है 1950 और 1951 में ही रिपब्लिक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिए गए थे, और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 उन पे 1951 से ही लागू हो चुका था। इसीलिए एक्सेप्ट पार्ट बी स्टेट्स जो था उसको लिखना गलत था, तो इसीलिए इसको हटा दिया गया। अब देखिए इस पैराग्राफ के अंदर लिखा गया है कि नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फोरगोइंग पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, सेक्शन 54 पैरा 2, 3, 59, 107 एंड 123
shall not extend or be extended to any district or tract of the country for the time being excluded from the operation of the Indian Registration Act 1908 under the power conferred by the first section of the act of that act or the otherwise। मतलब कि जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, अगर कोई चीज़ उसके ऑपरेशन से एक्सक्लूडेड है तो उस पर ये एक्ट भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एक चीज़ और है, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने जुरिडिक्शन में कभी भी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन में डालकर इसको किसी भी एरिया में क्या कर सकती है, एप्लीकेबल कर सकती है, या तो रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पुरानी डेट से, या फिर प्रोस्पेक्टिवली मतलब फ्यूचर से। इन स्पेसिफिक सेक्शंस, कौन से सेक्शंस हैं? सेक्शन 54 पैरा 2 and 3, 59, 107 एंड 123 को लागू होने से एग्जम्प्ट भी कर सकती हैं। इसका मतलब क्या है कि देखिए, ये जो कानून में इस एक्ट के अंदर ये जो सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस में क्या है, रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल, मोर्टगेज, लीज एंड गिफ्ट। और ये सारा जो रजिस्ट्रेशन की जो चीज़ है वो द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर भी है। तो इसीलिए अगर इनको नहीं भी एप्लीकेबल करेगी तो वो चीज़ कहाँ से डील हो जाएगी, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू, क्योंकि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट तो पूरी कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल है। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट इज ऑल्सो इन फोर्स, सच ट्रांजेक्शन आर टू बी रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, देयरफॉर there would not be any practical difference if the above provisions of the transfer of property act are not made applicable। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन 1 है वो क्या बोलता है। सबसे पहली चीज़, ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ये पूरी कंट्री में एप्लीकेबल था जब इसको बनाया गया, वो भी ब्रिटिश इंडिया में। देन उसके बाद ब्रिटिश इंडिया के बाद 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन बहुत सारी प्रिंसली स्टेट थी उसके बाद उन्होंने इंडिया को ज्वाइन किया। तो वो उस प्रिंसली स्टेट कौन सी थी, पार्ट बी स्टेट्स। अब ये जो पार्ट बी स्टेट्स थी इनके ऊपर भी हमें जो 1947 से पहले जो ब्रिटिश इंडिया के लॉज थे वो एप्लीकेबल करने थे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ कानून थे, जैसे कि एक्स्ट्रा प्रोविंशियल जुरिडिक्शन एक्ट 1947। उसके अलावा भी बहुत सारे अलग से कानून आए थे, जैसे 2 कानून थे जिनको रीइम्पोज किया गया था, जैसे मर्ज स्टेट लॉज 1950, उसके अलावा पार्ट बी स्टेट लॉज एक्ट 1951। तो ये एक्ट्स थे जिनके द्वारा हमने क्या कर दिया गया था कि जो ब्रिटिश इंडिया में ऑलरेडी एप्लीकेबल लॉ थे वो अब इन प्रिंसली स्टेट, जो पार्ट बी स्टेट जो भारत में मर्ज हुई थी, ये उनके ऊपर भी ऑफिशियली लागू होंगे। तो ये चीज़ हमने कर दी थी। देन उसके बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसमें भी हमने कुछ चेंजेस किए। देन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये पूरी कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन इसका जो ऑपरेशन है वो क्या है, प्रोस्पेक्टिव वे में है, रेट्रोस्पेक्टिव वे में नहीं है। जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि वो इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन करके किसी भी डेट से एप्लीकेबल कर सकती हैं। उसके अलावा जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो आज भी पंजाब में एप्लीकेबल नहीं है। पंजाब में आज भी क्या है, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस के बेस पे ही डिसीजन होते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोर्ट वहाँ पे जाए तो इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कोई रेफरेंस ले सकते हैं मतलब इस एक्ट का, अदरवाइज कोई इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है पंजाब के अंदर। देन उसके अलावा सेक्शंस भी पढ़े हमने। अब उन सेक्शंस में था जैसे कि सेक्शन 54 इसका जो पैरा 2 और 3 था। देन उसके अलावा सेक्शन 59, देन उसके अलावा 107, 123। अब ये जो कुछ सेक्शंस हमने पढ़े क्या है कि गवर्नमेंट, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर इस एक्ट को होली मतलब कि कम्प्लीटली इसको एप्लीकेबल करती है तो कर सकती है, लेकिन अगर कोई चीज़ वो एग्जम्प्ट करती हैं कि नहीं इस चीज़ को हम एप्लीकेबल नहीं कर रहे, तो वो इन प्रोविजंस को एग्जम्प्ट करे। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोविजंस है ये रिलेटेड हैं रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल, मोर्टगेज, लीज एंड गिफ्ट। और ये जो चीज़ें हैं ये इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर भी हैं, और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है। तो अगर इनको एग्जम्प्ट भी करेगी तो वो चीज़ कहाँ से हो जाएंगी डील, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू। तो ये चीज़ मेंशन है। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन 1 कि इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है, कमेंसमेंट क्या है, और उसके अलावा
एक्सटेंट क्या है। अगर कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।